हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे। राइट, तो दोस्तों इसका अपने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने रूल नंबर 12 तक डिस्कस किया था और आज अपने 13 नंबर रूल से लेके 100 ऑन जितना अपने पास टाइम होगा उतना अपना डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ क्या क्या चीज़ें अपनों ने पढ़ी थी। दोस्तों रूल नंबर 7 के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी रिसिप्ट होगी, वो क्या होगी, लीगल टेंडर्स के अंदर होगी। राइट, लीगल जो नोट है दोस्तों, लीगल जो कॉइन्स हैं, राइट, तो उनको क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं। मतलब वैध मुद्रा जो है, गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज जो मुद्रा है, उसके अंदर क्या है, उनकी ट्रांजेक्शन्स होंगी। राइट, दोस्तों उसके बाद अपनों ने रूल नंबर 8 पढ़ा, जिसके अंदर पढ़ा अपनों ने कि गवर्नमेंट के कोई भी ड्यूज़ हैं वो आप क्या कर सकते हो, चेक के द्वारा चुका सकते हो, चेक के द्वारा उनकी पेमेंट कर सकते हो। राइट, तो उसके अंदर दोस्तों अपनों ने पढ़ा कि एक्नोलेजमेंट जो है प्राइमरी, एक बार के लिए जो पेयर जो है, जो कि इसका गवर्नमेंट ड्यू है, वो जब बैंक में देने जाता है तो एक टेम्परेरी उसको रिसिप्ट दे दी जाती है। राइट, तो इसके बाद दोस्तों अगर वो चेक क्लियर हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो क्या उसके एड्रेस पे क्या है, उसकी कंफर्मेशन दे दी जाती है। राइट, तो इसके अंदर भी दोस्तों अपनों ने उसके बाद पढ़ा कि चेक अगर डिसऑनर हो जाए, राइट, तो उसका क्या प्रोसेस है। डिसऑनर हो जाए तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, जिसने पे किया था गवर्नमेंट का ड्यू, उसको क्या है, कैश के लिए डिमांड की जाती है। राइट, और उसको दोस्तों डिसऑनर्ड चेक चाहिए, तो वो क्या करता है, बैंक में अगर उसको प्राइमरी जो रिसिप्ट मिली थी, प्राइमरी जो एक्नोलेजमेंट मिला था, अगर वो वापस बैंक के अंदर जमा करवा देगा तो उसको क्या है, डिसऑनर्ड चेक भी मिल जाएगा। राइट, इसके बाद दोस्तों रूल नंबर 9 के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा कि जिनकी ऑफिसर्स को पेमेंट होती है तो उसके क्या है, वो काउंटर फॉइल रखते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे एक पूरा ये काउंटर फॉइल है, इसके अंदर एक हिस्सा जो है जिनको पेमेंट होगी वहाँ पे रख लेते हैं, एक दोस्तों जो पेई है जिसने पेमेंट करी है उसको क्या है, एज ए रिकॉर्ड वो रखने के लिए दे देते हैं। राइट, इसके बाद दोस्तों अब उन्होंने एमआरओ के बारे में पढ़ा रूल नंबर 11 के अंदर। रूल नंबर दोस्तों 11 के अंदर एमआरओ की कितनी कॉपी बनती है, गवर्नमेंट का ड्यूज़ जो चुकाना है आपको एमआरओ के जरिए चुका सकते हो। और उसके अंदर दोस्तों एक बात आपको ध्यान जो रखनी थी कि अर्नेस्ट मनी जो डिपॉजिट है, जो आज का रूल नंबर 13 भी है, वो आप एमआरओ के जरिए क्या है, जमा नहीं करवा सकते। ठीक है, बाकी दो भी अमाउंट होगी वो आप एमआरओ के जरिए जमा करवा सकते हो, लेकिन दोस्तों अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो आप एमआरओ के जरिए जमा नहीं करवा सकते। यस और नो, तो उसके अंदर दोस्तों एमआरओ के अंदर अपनों ने आगे पढ़ा कि भैया कितनी कॉपी बनेगी, कौन सी कॉपी कहाँ जाएगी। राइट, पीसीडीए सीडीए को कौन सी कॉपी जाएगी, डुप्लीकेट कौन रखेगा, ओरिजिनल कौन रखता है। राइट, और दोस्तों इसके बाद अपनों ने रूल नंबर 12 के अंदर क्या पढ़ा कि कुछ पर्सनस जो है वो ऑथोराइज है एमआरओ को साइन करने के लिए। तो उसके अंदर दोस्तों लगभग जेसीओ रैंक तक की अथॉरिटी थी। राइट, अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट्स की बात की गई थी, तो ये सारा ताम झाम अपनों ने रूल नंबर 12 तक पढ़ लिया। ठीक है, तो अब दोस्तों रूल नंबर जो 13 है वो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का। ठीक है, कि भैया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होती है और इसको क्या है, एमआरओ के जरिए अपने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को जमा नहीं करवाते। ठीक है, तो दोस्तों इसका थोड़ा सा आइडिया अपनों ने प्रीवियस वीडियो में लिया था, आज मैं आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन बताता हूँ ताकि आपकी और बेटर क्लैरिटी इस टॉपिक के बारे में हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अर्नेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ईमानदार, ऑनेस्ट और सिंसियर। ठीक है, और दोस्तों ईएमडी इसको बोलता हूँ मैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के अंदर ईमानदार, ऑनेस्ट, सिंसियर का क्या नियम है, क्या रूल है, इसका क्या लॉजिक है यहाँ पे, वो दोस्तों अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। राइट, तो दोस्तों ये सारी बातें जो है वो किताबों में नहीं लिखी गई है। राइट, ये आप क्या है, इसकी पीडीएफ में जाके देख सकते हो। पीडीएफ दोस्तों आपको पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम जब आप सर्च करोगे उसके अंदर आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम दोस्तों सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगी। एक इसका चैनल है हमारा, एक दोस्तों पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम ग्रुप करके आगे ग्रुप लगा दोगे तो आपको ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो सारी पीडीएफ जाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आज अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 13 से। राइट, तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स फॉर इंटेंडिंग टेंडरर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज विल बी रिसीव्ड एट ट्रेजरी बैंक्स। द डिपॉजिटर मस्ट स्टेट द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर्स इन हुज फेवर ही मेक्स द डिपॉजिट। राइट, एमईएस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर जो है, रेगुलेशंस, वो एमईएस में है। तो राइट दोस्तों इसका मतलब क्या है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ। ईएमडी जो है दोस्तों एक प्रकार की क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ठीक है, एक प्रकार की दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि मेजर ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, सीरियसनेस ऑफ द बायर और एप्लीकेंट। राइट, दोस्तों मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई भी आपको टेंडर करना है, तो उस टेंडर के अंदर दोस्तों कई सारी कंपनीज भाग लेती है। ठीक है, तो कई सारी कंपनी जब दोस्तों भाग लेती है तो उनकी सीरियसनेस को जांचने के लिए
जो बायर है, जो एप्लीकेंट है, उनसे एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाई जाती है जिसको बोलते हैं ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ठीक है, ए सिक्योरिटी डिपॉजिट इन मेजर ट्रांजैक्शन टू डेमोन्स्ट्रेट सीरियसनेस ऑफ द बायर ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, तो उनसे दोस्तों जो ईएमडी जमा करवाई जाती है सीरियसनेस जांचने के लिए, उसको क्या बोलता हूँ मैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। राइट, अब देखिए दोस्तों, किसी भी बड़ी डील में एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहे, ठीक है, मान लो एक फर्म है वो किसी दूसरी फर्म को खरीदना चाह रही है, ठीक है, या दोस्तों किसी बड़े प्रोजेक्ट में किसी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या दोस्तों गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेना हो, टेंडर भरना हो, ठीक है, या दोस्तों प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट लेना हो, टेंडर भरना हो, तो इन सारी सिनेरियो के अंदर क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या है, बायर से या एप्लीकेंट से क्या करवाया जाता है। ठीक है, तो अपने को दोस्तों गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी है। राइट, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही अपने एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल कंपनीज इंटरेस्टेड है। ठीक है दोस्तों, ये कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो 100 किलोमीटर की मुझे सड़क बनवानी है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ठीक है, इस प्रकार की कंपनीज आ जाएगी। राइट, तो दोस्तों ये मान लो 500 करोड़ का खर्च जो है इसका निर्धारित किया है कि 500 करोड़ जो है 100 किलोमीटर की सड़क बनाने में लगेंगे। राइट, तो इसके अंदर दोस्तों क्या अलग अलग कंपनियां जो है इस 500 करोड़ के आसपास, राइट, क्या है, बिड लगाती है। कोई कंपनी बोलेगी 490 करोड़ में बनाऊंगी, कोई बोलेगी 495 करोड़ में, कोई कहेगी 497, कोई कहेगी दोस्तों 492 में। राइट, तो दोस्तों ये किसको बोलते हैं, बिड ओपनिंग में बिड लगाना। ठीक है, बिड का मतलब होता है दोस्तों बोली लगाना। राइट, बिड ओपन हुई दोस्तों, तो इसके अंदर जो लोवेस्ट बिड जो है उसको क्या है, टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। राइट, तो दोस्तों जब ये सारी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही थी तो इनसे क्या है दोस्तों, ईएमडी जो है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसको बिड बॉन्ड बोलते हैं, बिड सिक्योरिटी बोलते हैं, या दोस्तों टेंडर सिक्योरिटी बोलते हैं, वो सारी क्या है इनसे भरवा ली गई ताकि कोई भी कंपनी जो है छोड़ के ना चला जाए। ठीक है दोस्तों, ये सिक्योरिटी मनी ना भरवाते। ठीक है, मान लो कोई कंपनी फ्रॉड है, राइट, तो दोस्तों वो क्या है, टेंडर लेने के बाद मान लो भाग जाए, राइट, वो काम पूरा ना करे, तो उसकी दोस्तों क्रेडिबिलिटी जांच करने के लिए, उसकी सीरियसनेस को जांच करने के लिए बायर की या एप्लीकेंट की, ये कंपनियां क्या है दोस्तों, बायर या एप्लीकेंट है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है भरवाते हैं। राइट, पहले दोस्तों जब गवर्नमेंट जो है टेंडर निकालती है तो वो टेंडर होता है। ठीक है, उसको दोस्तों निविदा बोलते हैं। जब एक पर्टिकुलर कंपनी को वो टेंडर जो है अलॉट हो जाता है तो उसको दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट या ठेका बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या ठेका बोलेंगे। राइट, और दोस्तों उसको करने वाले बंदे को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, या जिसको बोलते हैं ठेकेदार। राइट, टेंडर का दोस्तों हिंदी में परिभाषा है, एक कंपनी अपना काम किसी दूसरी कंपनी से करवाती है तो उसको दोस्तों क्या है, टेंडर बोला जाता है। कि मैं टेंडर, दोस्तों मुझे ऑफिस का रेनोवेशन करवाना है, ठीक है, तो मैं टेंडर के जरिए क्या है, एक ठेकेदार को पकड़ूंगा, एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ूंगा और उसको दोस्तों कुछ अमाउंट दूंगा। राइट, या दोस्तों मैं टेंडर निकाल लूँगा, मेरे ऑफिस के रेनोवेशन का 4-5 लोग आएंगे, 4-5 कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, वो अपनी बिड लगाएंगे, कोई बोलेगा भैया 50 में कर दूंगा, कोई कहेगा 60,000 में, कोई कहेगा 70,000 में, तो जो लोवेस्ट होगी दोस्तों बिड, वो उसको मैं स्वीकार करके उसको क्या टेंडर अलॉट कर दूंगा मैं। राइट, तो ये पूरा जो प्रोसेस था दोस्तों वो क्या था, ये पूरा दोस्तों प्रोसेस जो है वो ईएमडी का प्रोसेस को बोला जाता है। राइट, अब देखिए दोस्तों ऊपर 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये अब अपने पढ़ते हैं, आपकी समझ उसके अंदर बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों चीज़ें अगर नहीं पढ़ी होती तो ये आपको समझ में नहीं आता। राइट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स फॉर इंटेंडिंग टेंडर्स, टेंडर्स मतलब दोस्तों जो पैसा जमा करवा रहा है। ठीक है, तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दोस्तों टेंडर कहाँ जमा करवाएंगे, डिफेंस सर्विसेज का, ऑफ द डिफेंस सर्विसेज विल बी रिसीव्ड एट ट्रेजरी बैंक। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि पैसा आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है, चाहे भले सिक्योरिटी मनी के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, तो दोस्तों गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारे ट्रेजरी और बैंक काम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, मुझे टेंडरिंग में भाग लेना है, टेंडरिंग की प्रोसेस में मुझे भाग लेना है, तो मुझे ईएमडी जो जमा करवाना है तो मैं बैंक में जाऊँगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस लाइन के अंदर। ठीक है, मुझे ईजिली समझ में आती है लाइन। राइट, द डिपॉजिटर मस्ट स्टेट द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इन हुज फेवर ही मेक्स द डिपॉजिट। ठीक है, तो दोस्तों डिपॉजिटर जो होगा, जो कागज़ लेके जाएगा, मान लो डिमांड ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है, डीडी बनवा लिया दोस्तों। ठीक है, मान लो एक हज़ार का मान लो 100 रुपये का कोई प्रोजेक्ट था। ठीक है, मान लो 2% इसका ईएमडी थी, माने 2 रुपये थे, तो 2 रुपये का दोस्तों डीडी जो है जिस ऑफिसर को दोस्तों डिपॉजिट करवाना है उसके फेवर में क्या है वो डीडी बनवा लिया जाएगा। राइट, तो ये 2 लाइनों के अंदर इतना ही बोला गया है। राइट, बाकी ईएमडी का कॉन्सेप्ट पूरा ये पढ़ा अपनों ने। राइट, और दोस्तों एमईएस के कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसीजर है वो एमईएस के रेगुलेशन जब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। राइट, तो पार्ट 2 के दोस्तों जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें जो है इंटरनल डिपार्टमेंट की दोस्तों हमारे पूरी प्रोसेसेस आएगी। राइट, तो उसके अंदर अपने इसको पढ़ेंगे। राइट, तो एक बार के लिए दोस्तों आपको ईएमडी समझ में आया? राइट, कॉमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइए जरूर से। राइट, आगे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों जो टेंडरिंग की प्रोसेस जो है उसको मैंने डायग्राम से भी यहाँ पे शो किया है। जैसे दोस्तों ये टेंडर की स्टेज है, यहाँ पे टेंडर हो रहा था।
ठीक है, मान लो 100 किलोमीटर की सड़क बनानी थी, तो बहुत सारी कंपनियां क्या है ए बी सी डी इंटरेस्टेड होकर इसमें भाग लेने लग गई। ठीक है, ये सारी कंपनीज है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, राइट। तो दोस्तों टेंडरिंग की स्टेज में क्या है, भाग लेने लग गई टेंडर की स्टेज में, राइट। दोस्तों एक टाइम ऐसा आया कि जब बिड पूरी हुई, जब वो टेंडर क्लोज होने वाला, तो लोवेस्ट जो बिड है मान लो ए कंपनी को अलॉट कर दी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अवार्ड दे दिया उसको, राइट। अवार्ड कर दिया, अलॉट कर दिया टेंडर, राइट। तो टेंडर को दोस्तों अवार्ड कर दिया, अलॉट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे इसको टेंडर बोला जाता था, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट स्टेज बोलेंगे। ठीक है, ये दोस्तों टेंडरिंग की स्टेज थी, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज थी, राइट। अब दोस्तों टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट आपको पता चला, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। तो दोस्तों इसको मैं वेन डायग्राम से अगर आपको दर्शाऊँ मैं, तो टेंडर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट का ही भाग है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों मतलब ठेका, इसका ही एक पोर्शन दोस्तों टेंडर, इसका छोटा क्या है, इनिशियल स्टेज को टेंडर बोलते हैं। जब वो दोस्तों बड़ी हो जाएगी तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट को करने वाले को दोस्तों कौन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्ट को करता कौन है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर करता है, ठेकेदार करता है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों रूल नंबर 13 अपना कंप्लीट। अब चलिए दोस्तों रूल नंबर 14 पे। और दोस्तों इस किताब के अंदर प्योर थ्योरेटिकल बातें हैं, राइट। तो दोस्तों आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, मैं भी मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपको एग्जाम्पल के जरिए क्या है बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को बताया जाए, राइट। तो देखिए अगला क्या है दोस्तों, प्रॉम्प्ट क्रेडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज इनटू अ ट्रेजरी और अ बैंक। ठीक है, तो दोस्तों अब ये टॉपिक समझ के ऊपर वाला देख के क्या हम नीचे वाली चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। आप दोस्तों डेफिनेटली लगा सकते हो। सबसे पहले देख दोस्तों, प्रॉम्प्ट मतलब होता है जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द दोस्तों क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट का मतलब दोस्तों पॉजिटिव साइन, मतलब पैसा देना है, किसको दोस्तों, गवर्नमेंट के खाते में डालना है। गवर्नमेंट के दोस्तों उधारी है लोगों पे, कंपनीज पे। ठीक है, गवर्नमेंट ड्यूज का मतलब है गवर्नमेंट को पैसा देना है, गवर्नमेंट के खाते में पैसा डालना है, क्रेडिट करना है, वो भी जल्द से जल्द, इनटू अ ट्रेजरी और अ बैंक। दोस्तों गवर्नमेंट पैसा लेती कहाँ है, गवर्नमेंट दोस्तों अपने बिहाफ पे बैंक या ट्रेजरी के अंदर पैसा लेती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों आरबीआई काम करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों एसबीआई काम करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों ट्रेजरीज काम करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट दोस्तों अपने आप में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, उसको क्या है पैसा जमा करवाना है, गवर्नमेंट को दोस्तों सरकार को पैसा जमा करवाना है, तो हम ट्रेजरी और बैंक के जरिए क्या पैसा जमा करवाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात दोस्तों मुझे समझ में आई। अब देखता हूँ दोस्तों तो रूल नंबर 14 में क्या लिखा गया, ऑल मनी इज रिसीव्ड बाय और टेंडर्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ऑल मनी रिसीव्ड मतलब प्राप्त हुए, टेंडर्ड यानी दिए गए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। ठीक है, समझ में आई भैया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मनी टेंडर्ड किया, चेक टेंडर्ड किया, मनी रिसीव हुआ, विच आर ड्यू टू और आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। दोस्तों उस पैसे को क्या है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर, गवर्नमेंट के खाते में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, जितने भी दोस्तों खाते हैं उनके अंदर क्या है जल्द से जल्द उसको जाना था। ठीक है, मेनली दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसको मान लो, राइट। शेल विदाउट अनड्यू डिले, यहाँ से पढ़े ऑल मनीज शेल विदाउट अनड्यू डिले बी पेड इन फुल into a government treasury or into the bank to be credited to the appropriate account or they shall be credited to the pay bill or other public account। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट का ड्यू है उसको जल्द से जल्द जो है आपको पेमेंट जो हुई है गवर्नमेंट के खाते में पहुंचानी है, ताकि उस फंड का अप्रोप्रिएशन हो सके, राइट। और दोस्तों वो जल्द से जल्द है क्रेडिट हो सके गवर्नमेंट के खाते में, भले ही पे बिल से हो, कोई और पब्लिक अकाउंट में हो, राइट, किसी भी गवर्नमेंट के खाते में क्रेडिट हो, राइट। तो दोस्तों ये बात समझ में आई, आगे चलिए। अगला देखिए दोस्तों, आगे इसमें क्या दिया है रूल नंबर 14 में, द अप्रोप्रिएशन ऑफ रिसिप्ट टू मीट एक्सपेंडिचर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब दोस्तों क्या है, कोई भी रिसिप्ट हुई, ठीक है, तो उसका दोस्तों अप्रोप्रिएशन हो गया, तो उसका क्या है दोस्तों, टू मीट एक्सपेंडिचर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट। दोस्तों उसको क्या है, आपको एकदम से दोस्तों आने के बाद उस पैसे को खर्च नहीं करना है, राइट। क्योंकि दोस्तों उसका क्या है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, बजट के अंदर उसकी बात रखनी पड़ेगी, राइट। तो वो सारा पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद दोस्तों अप्रोप्रिएट करके आपने उसको क्या है फंड को आप खर्चा कर सकते हो। इसमें दोस्तों ब्रैकेट में दे दिए एक्सेप्ट व्हेन स्पेशली ऑथराइज्ड, मतलब अगर स्पेशल ऑर्डर नहीं है तो आपको दोस्तों जो भी रिसिप्ट हुई है, राइट, उसको क्या है खर्चे के लिए एक बार के लिए यूज़ नहीं करना है, उसकी मनाही है, राइट। अगला देखिए दोस्तों, नेवी के बारे में कुछ बातें दी गई है। इन द केस ऑफ नेवी शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स में रिसीव इन देयर कैश अकाउंट। दोस्तों कोई भी नेवी है, मान लो कोई भी शिप्स है, जहाज हैं, राइट, उनके कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो दोस्तों अपने कैश अकाउंट के अंदर क्या है पैसा रिसीव करते हैं। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल दोस्तों उनको भी क्या है पैसा रिसीव करना है। रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट इश्यू ऑफ आइटम्स ऑफ क्लोथिंग विक्सिलेटिंग स्टोर्स एंड अदर स्मॉल मिसलेनियस आइटम्स ऑफ रिफंड रिकवरी। और दोस्तों सारी रिसिप्ट किस किस टाइप की, कोई
क्लॉथ दिया है, मान लो कपड़े इशू किए हैं, या कोई स्टोर इशू किया है, राइट, या कोई अदर दोस्तों स्मॉल मिसलेनियस आइटम जो इशू किए हैं, या कोई रिफंड्स है, रिकवरी है, वो सारी क्या है दोस्तों इनके कैश अकाउंट के अंदर क्या है होगी जमा, राइट। एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट द सेम टुवर्ड्स डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर, और दोस्तों उनको क्या है अप्रोप्रिएशन होने के बाद क्या है आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, राइट। अब चलिए दोस्तों रूल नंबर 15 पे, इसके अंदर क्या है दोस्तों इंस्ट्रक्शंस फॉर डीलिंग विद पब्लिक फंड एंड स्टोर, और दोस्तों आपको कुछ क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कुछ आदेश दिए गए हैं, कुछ चीज़ों की सावधानियां दी गई है, वो आपको रखनी है जब आप डील कर रहे होते हो पब्लिक फंड से और दोस्तों स्टोर से। पब्लिक फंड का मतलब दोस्तों पब्लिक का पैसा, स्टोर मतलब उसी पब्लिक फंड से क्या है स्टोर परचेज किया हुआ है। तो आपको क्या है कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों कौन कौन सी बातें हैं वो सारी क्या है नीचे डिस्कस की गई है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फंड्स एंड स्टोर्स, दोस्तों पब्लिक फंड्स हैं और स्टोर्स हैं तो उसके लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है। देखिए दोस्तों 15 नंबर पे, ए गवर्नमेंट सर्वेंट सप्लाइड विद द पब्लिक फंड्स और स्टोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेफ कस्टडी फॉर कीपिंग द स्टोर इन गुड एंड एफिशिएंट कंडीशन। क्या होता है दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी जो है, अगर आपको पब्लिक फंड मिला है दोस्तों, आर्मी यूनिट की बात कर लो या कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी की, मान लो मैं मेरी बात कर लूँ, ठीक है, तो मुझे कोई दोस्तों पब्लिक फंड मिला है या मुझे कोई गवर्नमेंट का स्टोर सप्लाई हुआ है, ठीक है, तो उसको दोस्तों सेफ कस्टडी में रखना, उसको क्या है अच्छी कंडीशन में और एफिशिएंट कंडीशन में रखना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है, ठीक है, जिसको इशू हुआ है, राइट। फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम लॉस, डैमेज एंड डिटीरियोरेशन, और दोस्तों ऐसा करके हम उसको क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, नुकसान होने से, कोई डैमेज होने से, और या दोस्तों उसके क्षय से। डिटीरियोरेशन का मतलब होता है उसका क्षय होना, ठीक है दोस्तों। लोहे का सामान है तो उसमें जंग लग जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों लकड़ी का सामान है तो उसमें दीमक लग सकती है। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों आपको धूल मिट्टी से उन चीज़ों को बचाना है। दैट इज़ द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉल्व्स ऑन यू, राइट। आगे देखिए दोस्तों, सुटेबल अकोमोडेशन शुड बी प्रोवाइडेड, और सुटेबल अकोमोडेशन दोस्तों अच्छा स्थान उनको रखने के लिए आपको प्रोवाइड करना है। मोर पर्टिकुलरली फॉर वैल्यूएबल एंड कंबस्टिबल स्टोर्स, और दोस्तों ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, जो वैल्यूएबल हो, जो महंगा आइटम हो। कंबस्टिबल स्टोर दोस्तों जो जलने वाला स्टोर्स हो, ठीक है, जिस पे आग पकड़ सकती है, आग लग सकती है, राइट। तो ऐसे स्टोर्स को दोस्तों क्या है आपको सुटेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना है ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सकते हैं, राइट, ताकि उनकी सुरक्षा, उनका दोस्तों लॉस जो है कम से कम हो, राइट, वो सुनिश्चित किया जा सके, राइट। ही मतलब कौन, गवर्नमेंट सर्वेंट। शैल नॉट अप्लाई देम, दोस्तों क्या नहीं अप्लाई कर सकता स्टोर या फंड को, टू एनी पर्पज़ अदर देन दैट फॉर विच दे हैव बीन सप्लाइड, दोस्तों जिस पर्पज़ के लिए जौन सा स्टोर इशू हुआ है, जिस पर्पज़ के लिए जो स्टोर इशू हुआ है उसको उसी पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करना है। उसके अलावा दोस्तों आप किसी भी पर्पज़ के लिए उस स्टोर को यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारी बात जो है 15 नंबर नियम के अंदर हमें बताई गई है। आगे चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों 15 नंबर नियम के अंदर आगे भी कुछ बातें बताई गई हैं। ही मतलब क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट, जिसको दोस्तों स्टोर और कैश का क्या है चार्ज दिया गया था। ही शैल सी दैट दे आर एक्सपेंडेड इन कन्फर्मिटी विद द रेगुलेशन, दोस्तों जो स्टोर और पब्लिक फंड जो है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को इशू हुआ है, उनका खर्च जो है वो रेगुलेशंस के हिसाब से ही होना चाहिए। उनका यूज़ जो है वो प्रॉपर रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। ही मे एट एनी टाइम कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन, दोस्तों कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है उसको बुलाया जा सकता है, ठीक है। ही मतलब कौन, गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी टाइम क्या है बुलाया जा सकता है टू प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन द बैलेंसेस ऑफ द पब्लिक मनी, दोस्तों कैश बुक मेंटेन होगी पब्लिक फंड के लिए, राइट। तो उसको क्या है दोस्तों, कोई भी स्टोर है तो उसके लेजर्स मेंटेन होंगे, राइट, उसके क्या है दोस्तों लेजर्स मेंटेन होंगे, उसको रजिस्टर में एंट्री होगी, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। तो उन दोस्तों रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनके वेरिफिकेशन को करने के लिए, पब्लिक मनी के बैलेंस को वेरिफिकेशन करने के लिए जो उसके पोजीशन में है, और द बैलेंसेस ऑफ पब्लिक स्टोर इन हिज चार्ज, मतलब उन सब चीज़ों के लिए दोस्तों उसको वेरिफिकेशन के लिए कॉल अपॉन किया जा सकता है, दोस्तों कॉल अपॉन, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब आपको याद रखनी है। कॉल अपॉन का मतलब उसको बुलाया जा सकता है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, ही शैल नॉट advance land exchange anything for which he is accountable unless authorized by the regulations or cash private check out of public funds, और दोस्तों क्या है वो क्या नहीं कर सकता, एडवांस नहीं दे सकता, उधार नहीं दे सकता, एक्सचेंज एनीथिंग फॉर विच ही इज अकाउंटेबल, और दोस्तों कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकता। मान लो दोस्तों मेरे पास ए आइटम है, बी आइटम है, तो मैं दोस्तों किसी से ए और बी जो है वो रिप्लेस करवा लूँ सी और डी से, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, राइट, अनलेस ऑथोराइज बाय द रेगुलेशन। अगर रेगुलेशंस है उनको करने के तो ही आप कर सकते हो। और दोस्तों पब्लिक फंड से क्या है वो प्राइवेट के चेक भी नहीं काट सकता, राइट। तो दोस्तों सिंपल बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन बुक्स के अंदर बिना सेमी कॉलम, बिना इनको क्या है पूर्ण विराम के, बिना कोई
बिना कोई फुल स्टॉप के ये सारी चीज़ें दी गई है तो हम क्या है उनको समझ नहीं पाते, राइट, हमें मुश्किल लगती है। इसलिए दोस्तों चीज़ों को क्या तोड़ तोड़ के पढ़ना है एक एक लाइन को, राइट। आगे देखिए, ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंड्स एंड स्टोर्स एंट्रस्टेड टू हिम। और दोस्तों वो क्या है, जिम्मेदार है किसके लिए, जो उसको फंड मिला है, जो उसको स्टोर मिला है, एंट्रस्टेड टू हिम, जो इसको फंड और स्टोर मिला है दोस्तों, जिसकी जिम्मेदारी इसको दी गई है। एंट्रस्टेड मतलब जिम्मेदारी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, उन सब के लिए दोस्तों वो क्या है, जिम्मेदार है, राइट। अनटिल द अकाउंट ऑफ देम, किसका दोस्तों अकाउंट, स्टोर और कैश का होगा तो दोस्तों कैश बुक होगी, स्टोर का अकाउंट होगा तो लेजर्स होंगे, राइट। हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीसीडीएस एंड कंसर्न्ड और हिज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पस। दोस्तों इसका एग्जांपल आपको दूं कि पीसीडीएस दोस्तों अगर ऑडिट करता है वो ठीक है, कैश अकाउंट की, स्टोर अकाउंट की, और दोस्तों उसके रिप्रेजेंटेटिव से मतलब है, मान लो लोकल ऑडिट ऑफिस है, ठीक है, एरिया अकाउंट्स ऑफिस के अंदर दोस्तों स्टोर सेक्शन है, एम सेक्शन है, जहाँ पे क्या है इनके दोस्तों रिलेटेड क्या है, बिल्स पास होते हैं, राइट। तो उन सब की दोस्तों लोकल ऑडिट ऑफिस की क्या जिम्मेदारी है, यूनिट्स के अंदर क्या जाके कैश बुक दोस्तों और इनके जो स्टोर के जो लेजर्स हैं उन सबको चेक किया जाए, राइट। और दोस्तों जब तक क्या है ऑडिट टीम जो पीसीडीए और उसके रिप्रेजेंटेटिव सेटिस्फाइड ना हो जाए दोस्तों, तब तक क्या है दोस्तों उसको उस पर क्या है उनको अब कन्फर्मिटी नहीं दे सकती, राइट। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंड्स एंड स्टोर एंट्रस्टेड टू हिम अनटिल एन अकाउंट ऑफ देम हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीसीडीए कंसर्न, ठीक है। तो मतलब उसकी जिम्मेदारी जो थी उसको क्या है दोस्तों, पीसीडीए जब तक कन्फर्मेशन नहीं देता, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तब तक क्या है दोस्तों उस पर क्लैरिटी नहीं बनेगी, राइट। आगे चलिए दोस्तों, इन केसेस इन विच द एक्विटेंसेज ऑफ द एक्चुअल पेई आर नॉट सेंट फॉर ऑडिट। अब दोस्तों क्या है एक्विटेंसेज मतलब क्या है दोस्तों, पहले क्या होता था, जो पेमेंट होती थी दोस्तों एक्विटेंस रोल बनते थे, राइट। तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर एक्चुअल पेई मतलब जिसको पेमेंट कर रहे हैं, राइट, वो ऑडिट के लिए दोस्तों नहीं भेजे हैं वो एक्विटेंसेस रोल, राइट। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दैट द पेमेंट्स आर मेड टू द पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव देम। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके बिहाफ पे जो पेमेंट कर रहा है, राइट, जो गिवर है दोस्तों उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें दोस्तों पे बिल्स चेक करें कि भैया सारी जो पेमेंट है जिस बंदे को होनी चाहिए क्या वही हो रही है नहीं, वो सारा गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है उसके लिए अकाउंटेबल है, राइट। तो दोस्तों समझ में आई 15 नंबर रूल आपको। आगे चलिए 16 पे। अगला देखिए दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकाउंटिंग ऑफ पब्लिक ट्रांजेक्शन्स। अब दोस्तों जो पब्लिक ट्रांजेक्शन्स होंगी, राइट, ट्रांजेक्शन का मतलब है दोस्तों पैसा देना या पैसा आना, वो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो उसकी दोस्तों जिम्मेदारी जो है अकाउंटिंग की पब्लिक ट्रांजेक्शन्स की, वो क्या क्या है। 16 नंबर में देखिए दोस्तों, ऑल कैश एंड स्टोर ट्रांजेक्शन्स टू विच एन इंडिविजुअल इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी इज अ पार्टी। दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल है उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या है, वो एक पार्टी के रूप में काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे ट्रांजेक्शन से दोबारा पढ़िए, ऑल कैश एंड स्टोर ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी ब्रॉट टू अकाउंट विदाउट डिले, ठीक है। मान लो दोस्तों मेरे पास क्या है, आज कितनी तारीख है, मान लो जितनी भी है, मान लो 25 अगस्त है मान लो, ठीक है। तो 25 अगस्त को दोस्तों मेरे पास मान लो 5,000 रुपये जो है किसी भी प्रकार की दोस्तों मान लो MRO जमा हुआ या किसी भी प्रकार की रिसिप्ट हुई या दोस्तों 5,000 रुपये की कोई भी पेमेंट हुई, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उसी 25 अगस्त के अंदर उसकी कैश बुक में एंट्री करनी है बिना किसी डिले के, राइट। या दोस्तों कोई भी मेरे पास क्या सामान सप्लाई हुआ, कोई भी मुझे स्टोर इशू हुआ, मान लो 5 तारीख को इशू हुआ, ठीक है। तो दोस्तों उसको क्या है 5 तारीख को ही क्या है अपने लेजर्स और इसके अंदर अकाउंट्स में उसको लेना है विदाउट डिले, राइट। क्योंकि दोस्तों अगर 5 को आपके पास सामान आ गया, राइट, और दोस्तों आप 10 तारीख को उसको एंटर कर रहे हैं स्टोर के अंदर, लेजर के अंदर, तो दोस्तों वो 5 दिन वो सामान अनअकाउंटेबल रहा, राइट। तो दैट इज़ नॉट एडमिसिबल इन ऑडिट, राइट। तो उस दोस्तों जिस तारीख को जो सामान आए या कैश हो या स्टोर हो, इसकी कोई भी ट्रांजेक्शन हो, राइट, मस्ट बी ब्रॉट टू अकाउंट विदाउट डिले। उनको क्या है दोस्तों विदाउट डिले आपको क्या है उनको करना है, राइट। अगला चलिए दोस्तों 17 नंबर पे क्या है, एवरी ऑफिसर शुड बियर इन माइंड। दोस्तों जो भी ऑफिसर कैश की स्टोर की ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको क्या दोस्तों दिमाग में रखना है, दैट हिज अकाउंट फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ द डिफेंस अकाउंट्स। कि भैया मान लो मैं कोई दोस्तों पर्टिकुलर यूनिट के अंदर मान लो कोई मैं ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों मैं कोई कैश और स्टोर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ये नहीं सोचना है कि ये ओनली ट्रांजैक्शन क्या है मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, राइट। दोस्तों क्या होता है एक का अकाउंट जो है पूरे डिफेंस अकाउंट्स का क्या है, पूरे एंटायर सिस्टम का क्या है उसके अंदर उसको मेल खाना होता है, ठीक है। वो पूरे एक डिफेंस अकाउंट्स का एक पार्ट है, राइट। एंड दैट मिस्टेक्स मेड बाय हिम डू नॉट इफेक्ट हिज अकाउंट्स अलोन। दोस्तों वो एक इफेक्ट करेगा, मान लो गलत ट्रांजैक्शन कर दी, मान लो पैसे की कोई दोस्तों फंड की कोई गलत ट्रांजैक्शन होगी, मान लो 1 लाख के फंड की, राइट। तो दोस्तों अल्टीमेटली जो है पूरी डिफेंस अकाउंट्स का जो
पूरा साल के एंड के अंदर जो दोस्तों बजट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर भी क्या है उसका इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है, मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो किसी सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। ही मतलब दोस्तों कौन? ऑफिसर। उसको दोस्तों इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी, इसलिए दोस्तों क्या ज़रूरी है कि ऑफिसर को शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने आप को दोस्तों वो सेटिस्फाई कर ले कि बिफोर डिस्पैचिंग हिज अकाउंट, दोस्तों अपने अकाउंट को आगे फॉरवर्ड करेगा उससे पहले अपने आप को क्या सेटिस्फाई कर लेना है, दैट इट इज़ कंप्लीट एंड करेक्ट, कि वो जो अकाउंट उसने बनाया है, जो अकाउंटिंग उसने करी है वो कंप्लीट है और करेक्ट है इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है, सभी मामलों में। दैट ऑल रूल्स एंड ऑर्डर्स इशूड फॉर हिज गाइडेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव बीन फुली कंप्लाइड विद। और दोस्तों उस अकाउंट्स को बनाने के लिए जो समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेशंस, जो नियम जारी किए गए हैं, उन सबको क्या है वो कंप्लाई करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी देखने की जिम्मेदारी किसी की है? ऑफिसर की है। ऑल मंथली अकाउंट्स विल बियर द डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ टू विच दे रिलेट। और दोस्तों सारे मंथली अकाउंट्स के अंदर लास्ट डेट क्या है मेंशन करनी पड़ेगी जिससे वो रिलेट करते हैं। यस तो दोस्तों 16 नंबर समझ में आया आपको, 17 नंबर समझ में आया? दोस्तों बहुत इजी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। और दोस्तों कोई कठिन शब्द भी है उनको भी मैंने किताब से क्या है अलग करके रिप्लेस कर दिया है। और दोस्तों जो फुल स्टॉप कॉलम कॉमा जो बुक्स के अंदर नहीं दिए गए हैं उनको क्या है अपने ऐसे तोड़ के सेंटेंसेस को पढ़ना है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला चलिए दोस्तों 18 नंबर पढ़ते हैं। अभी दोस्तों क्या है अपने पब्लिक की जो ट्रांजैक्शन है उनकी अकाउंटिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे 18 नंबर में क्या है, और रिसिप्ट्स एंड चार्जेस, सारी जो दोस्तों रिसिप्ट है जो पैसा आएगा, और दोस्तों चार्जेस मतलब जो खर्चा किया है, राइट, शुड एज फार एज प्रैक्टिसेबल, जितना दोस्तों प्रैक्टिकली हो सके, बी ब्रॉट, यहाँ से पढ़िए, ऑल रिसिप्ट्स एंड चार्जेस शुड बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच देर परटेन। दोस्तों जिस फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जिस फाइनेंशियल ईयर से दोस्तों रिसिप्ट और चार्जेस जो है परटेन करते हैं, उनको क्या है उसी ईयर के अंदर आपको क्या है उनकी अकाउंटिंग करनी है। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी डिस्बर्सिंग ऑफिसर टू पे ऑल आउटस्टैंडिंग क्लेम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। और दोस्तों जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटी है कि जो भी गवर्नमेंट के दोस्तों क्लेम है, टू पे ऑल आउटस्टैंडिंग क्लेम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, और सारे दोस्तों जो गवर्नमेंट को दोस्तों गवर्नमेंट के क्लेम है, गवर्नमेंट को पैसा देना है, एंड ऑल पेमेंट्स ड्यू इन द करंट ईयर, और दोस्तों जो पेमेंट ड्यू है जो गवर्नमेंट से पेमेंट करनी है, एंड चार्जेबल टू अकाउंट्स ऑफ द दैट ईयर बिफोर द एंड ऑफ द मार्च। और दोस्तों उनको क्या है 31 मार्च से क्या है पहले कंप्लीट सब चीज़ों को कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अकाउंट कोड के अंदर थोड़ी सी बात आपको मैं याद करवा दूं कि 31 मार्च तक क्या है हमें सारे खाते क्लोज करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों क्या है एक विंडो दी जाती है, राइट, उसके अंदर क्या है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। थोड़ा बहुत टाइम जो है वो डेट क्या है हर साल अनाउंस कर दी जाती है कि 15 अप्रैल तक 10 अप्रैल तक क्या है उन खातों को क्या है उनके अंदर जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन है उनको कर सकते हो, राइट। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिसेबल क्या है, कोशिश हमें क्या करनी है 31 मार्च तक जितने भी गवर्नमेंट के क्लेम्स है दोस्तों, या तो गवर्नमेंट को ड्यू है अमाउंट या गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, 31 मार्च तक क्या सारा सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विल एट ऑल टाइम्स एंड स्पेशली व्हेन फील्ड ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। दोस्तों कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसको दोस्तों हर टाइम क्या ध्यान रखना है, जब भी फील्ड और स्पेसिफिकली जब फील्ड ऑपरेशंस प्रोग्रेस में हो, असर्टेन दैट लाइबिलिटीज़ आर लाइकली टू बी इनकर्ड एंड गेट देम सेटल्ड विद द लीस्ट पॉसिबल डिले, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि जो भी लाइबिलिटीज़ है गवर्नमेंट की उनको क्या है दोस्तों जल्दी से जल्दी सेटल करा जाए। गवर्नमेंट की दोस्तों कोई भी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को दोस्तों कोई भी पेमेंट करनी है, उनको क्या है दोस्तों बिना किसी डिले के, लीस्ट पॉसिबल डिले के द्वारा क्या है उनको सेटल कर दिया जाए, राइट। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एनी एक्सपेंडिचर बुक्ड इन द अकाउंट्स ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स। दोस्तों कोई भी अगर ऐसे हालात आ जाते हैं, इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल, अगर वो इम्पॉसिबल है कि जो खर्चा हो रहा है उसके अकाउंट्स जो हैं वो उसी ईयर के अंदर क्या है क्लोज कर दिए जाएँ, ठीक है। ऐसा अगर इम्पॉसिबल है, ओइंग टू द फैक्ट दैट द एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ अंडर डिस्प्यूट। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर होगा वो जो इंसिडेंस है वो इस पे अंदर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है। मान लो कोई भी एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट है, उसके ऊपर सैंक्शन नहीं है, कोई भी वजह से दोस्तों डिस्प्यूट हो सकता है, राइट। तो उस वजह उसके अंदर अपने क्या करेंगे, इट शुड बी चार्ज टू द अकाउंट्स ऑफ द ईयर इन विच द फाइनल डिसीजन इज टेकन। मान लो दोस्तों 2020-21 का अंदर कोई मुझे ट्रांजैक्शन करनी थी, ठीक है। दोस्तों उस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्प्यूट था, मान लो दोस्तों वो 2022-23 के अंदर सेटल हुई, राइट। तो मुझे दोस्तों 2022-23 जिस ईयर के अंदर फाइनल डिसीजन आया उस अकाउंट्स को क्या है मुझे अकाउंटेबल करना है, उसके अंदर चार्ज करना है या रिसिप्ट करना है, जो भी मैटर होगा, राइट। दो एट द सेम टाइम ऑल पॉसिबल एफर्ट्स शुड बी मेड टू एक्सपीडाइट द डिसीजन एज फार एज पॉसिबल। फिर भी दोस्तों दो का मतलब है यद्यपि,
फिर भी दोस्तों अगर डिस्प्यूट है फिर भी आपको कोशिश करनी है साइमल्टेनियसली, मतलब उसी टाइम पे, कि भाई अच्छे से एफर्ट लगाए जाएं ताकि वो जो प्रोसेस है एक्सपीडाइट हो सके। और दोस्तों एज़ फार एज़ पॉसिबल जितना हो सके उस जिस फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शन है उसी ईयर में वो कंप्लीट हो जाए, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब दोस्तों रूल नंबर 18 तक आज अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूल नंबर 19 से लेके अपने 100 ऑन डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों वीडियो को ये रैप अप करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।